नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आपके मध्य में हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए आगामी भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम है लाल कवि, राम सिंह, महाराजा विश्वनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आनंद रघुनंदन एक तो नाटक प्रकार की रचना है, और किसकी है ये? तो महाराज विश्वनाथ की है आनंद रघुनंदन। अगला है कौन सा कवि जो अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गया? आलम, घनानंद, बोधा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपके आलम जी हैं, ये अपनी प्रेमिका से विवाह करने के लिए मुस्लिम बन जाते हैं। फिर उसके बाद में है आलम केल के रचयिता इनमें से कौन है? घनानंद, आलम, ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो आलम केल के रचयिता कौन है? आलम जी की रचना है आलम केल। अगला प्रश्न है यमुना लहरी के रचयिता हैं ग्वाल कवि, पद्माकर, बेनी प्रवीण, इनमें से कोई नहीं। तो यमुना लहरी ये रचना किसकी है? ग्वाल कवि जी की। अगला प्रश्न है नवरस तरंग के रचनाकार कौन है? ग्वाल कवि, पद्माकर, बेनी प्रवीण, इनमें से कोई नहीं। तो नवरस तरंग ये रचना किसकी है? बेनी प्रवीण जी की। फिर अगला प्रश्न वृत्त तरंगिणी के रचयिता हैं सुखदेव, प्रताप सिंह, राम सहाय, उपरोक्त में से कोई नहीं। वृत्त तरंगिणी ये किसकी रचना है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? राम सहाय की है ये रचना वृत्त तरंगिणी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है असत्य कथन जो है छांटिए। इनमें से कवित रत्नाकर सेनापत की रचना है, तो यानी ये बात आपकी सही है। रस दर्पण के रचनाकार राम सहाय हैं, ये भी बात सही है। सुजान चरित के रचयिता सूदन है, ये भी सही है। वृत्त तरंगिणी ये प्रताप सिंह की रचना नहीं है, यानी यही आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, इसमें भी जो है यहाँ क्या करना है? सत्य कथन को आपको छांटना है, जो आपको सही है वो बताना है। तो अंग दर्पण रसलीन की रचना यही सही है, यही आपका जो है आपका उत्तर है। और सुधानिधि तोष की रचना नहीं, गलत है। तो तोष की है काव्य निर्णय, ये भी गलत है। कुशल विलास देव की रचना, ये भी गलत है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है रस दर्पण के रचयिता कौन है? बताना है आपको। सेवादास, बोधा, राम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो रस दर्पण ये किसकी रचना है? सेवादास जी की है रस दर्पण। अगला है अलंकार पंचाशिका के लेखक है मतिराम भूषण चिंतामणि, कोई नहीं। तो अलंकार पंचाशिका की रचना किसकी है? मतिराम जी की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है रसराज के रचयिता इनमें से कौन है? मतिराम, भूषण, रसलीन, इनमें से कोई नहीं। तो रसराज ये रचना किसकी है? मतिराम जी की है रसराज। अगला प्रश्न है रीतिकाल नाम अलंकरण काल किसने रखा है? शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। यानी रीतकाल को अलंकृत काल या अलंकरण काल ये जो है किसने कहा है? तो आपका जवाब होगा मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न है अन्योक्त कल्पद्रुम नामक रचना जो है किसने की है? बताना है। बिहारी, रत्नाकर, पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो अन्योक्त कल्पद्रुम ये रचना किसकी है? दीनदयाल गिर की है अन्योक्त कल्पद्रुम। फिर अगला है आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता हैं विश्वनाथ सिंह, सबल सिंह, प्राणचंद चौहान, पद्माकर। तो आनंद रघुनंदन ये नाटक किसका है? विश्वनाथ सिंह जी का है। अगला प्रश्न है बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, रत्नाकर पांडे, पद्माकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहारी रत्नाकर ये रचना किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। अगला प्रश्न है राधा सुधा शतक की रचयिता कौन है? गुमान मिश्र, रसिक सुमत, श्रीहर जी, इनमें से कोई नहीं। राधा सुधा शतक के
रचयिता कौन है बताना है आपको। तो राधा सुधा शतक जो है इनमें से किसी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करिए। आपको मिलान करना है रचनाओं का, रचनाकारों के साथ में मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की, आप सबको पता है। फिर कौन सी है? गोविंद विलास। गोविंद विलास रचना ये कृष्ण कवि की है। फिर इश्कनामा बोधा की है और गंगा लहरी पद्माकर की है। रसिक प्रिया केशवदास की, गोविंद विलास ये कृष्ण कवि की है और इश्कनामा बोधा की, गंगा लहरी ये पद्माकर की है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आगे आपका विकल्प सी सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको मिलान करना है, रचनाओं को रचनाकारों के साथ में मिलान करना है। तो बिहारी रत्नाकर ये रचना किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। फिर बिहारी नाम से रचना किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। रामचंद्रिका ये आपकी केशवदास की है और विज्ञान गीता भी केशवदास की है। तो बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की और बिहारी अंबिका दत्त व्यास की, रामचंद्रिका विज्ञान गीता ये सभी केशवदास की हैं। आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट के रूप में आगे आपका विकल्प डी सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, कवि प्रिया ये किसकी रचना है? केशव, पद्माकर, भूषण इनमें से कोई नहीं बताना है कवि प्रिया किसकी रचना है। तो आपका जवाब क्या होगा? केशवदास की रचना है कवि प्रिया। अगला प्रश्न है, इन कवियों को आपको आरोही क्रम में लगाना है, कौन सा क्रम सही होगा आपको बताना है। तो आप सभी का जवाब इस प्रश्न के लिए आया है विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा, यानी पहले केशव, फिर बिहारी, फिर देव, उसके बाद में घनानंद का समय आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको आरोही क्रम में इन कवियों को लगाना है, कौन पहले से बाद के क्रम में आएगा। तो सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प भी आपका राइट आंसर होगा, यानी पहले केशव, फिर बिहारी, फिर भूषण, उसके बाद पद्माकर। अगला प्रश्न है, रस रहस्य के रचयिता कौन है बताना है आप लोगों को। जसवंत सिंह, मतिराम, कुलपत मिश्र इनमें से कोई नहीं। तो रस रहस्य ये किसकी रचना है? आप सभी को पता है, कुलपत मिश्र जी की। अगला प्रश्न है, अलंकार ग्रंथकार कौन है? भूषण, बिहारी, राम सिंह इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार ग्रंथकार जो इनमें से है उनका नाम है भूषण, जिन्होंने भाषा भूषण अलंकार विषय ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचनाकार हैं? सदल मिश्र, कृष्ण कवि, बिहारी, लल्लू लाल। तो लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी है? लल्लू लाल जी ने। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने वाले कवि हैं? बिहारी, बोधा, आलम इनमें से कोई नहीं। तो जो गागर में सागर भरने वाले कवि हैं उनका नाम क्या है? बिहारी। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जदप सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण भिन्न विराजयी कविता वनिता मित, ये जो है पंक्ति किसकी है? तो जदप सुजात सुलक्षणी ये पंक्ति किसकी है? केशवदास जी की। अगला प्रश्न है, मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए से इस पंक्ति किस कवि की है? भूषण, बोधा, बिहारी, रत्नाकर। तो ये पंक्ति किसकी है? मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए से ये भूषण जी की है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहारी का जन्म काल है 1598, 1597, 1595 इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी जी का जन्म काल क्या है? 1595 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ है? गाथा सप्तशती, भूषण उल्लास, रसराज इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ है? गाथा सप्तशती की। फिर अगला प्रश्न है, केशवदास का जन्म कब हुआ है आपको बताना है। तो केशवदास का जन्म कब होता है विद्यार्थियों? तो आपका जवाब होगा 1560 ईस्वी में इनका जन्मकाल माना गया है। फिर अगला प्रश्न है, केशव की रचनाओं को काल क्रम के अनुसार आप सभी को लगाना है, कौन सा पहले से बाद के क्रम में आएगा। तो इसका जो है क्या होगा सही क्रम विद्यार्थियों? तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक माना जाएगा,
यानी पहले रसिक प्रिया, फिर रामचंद्रिका, फिर कवि प्रिया, फिर रतन बावनी। अगला प्रश्न है बीरवारिस किसकी रचना है? बोधा, आलम, देव, घनानंद। बीरवारिस ये रचना किसकी है? तो बोधा कवि जी की है बीरवारिस। अगला प्रश्न है आलम किस धारा के कवि हैं? बताना है आपको आलम किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हो आलम किस धारा के कवि हैं? ये रीति मुक्त के हैं, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। अगला है कौन सा कवि रीति सिद्ध धारा का है? बिहारी, देव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया ऊपर जो रीति सिद्ध काव्य धारा के हैं वो हैं आपके बिहारी जी। फिर है इनमें से कौन रीति मुक्त धारा का कवि नहीं है? आलम, घनानंद, बोधा, बिहारी। तो इनमें से जो रीति मुक्त धारा के नहीं है बिहारी, क्योंकि बिहारी ये रीति सिद्ध में आते हैं, और आलम, बोधा, घनानंद, ठाकुर, द्विजदेव ये लोग रीति मुक्त में आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है रीतिबद्ध कवि कौन सा है? आपको बताना है। मतिराम, बिहारी, बोधा, घनानंद। तो इनमें से जो रीतिबद्ध कवि हैं उनका नाम है मतिराम। अगला प्रश्न रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आपको बताना है। तो रीतकाल को जो श्रृंगार काल कहने वाले कवि हैं उनका नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न है रीतकाल के अंतिम कवि ग्वाल, बोधा, राम सिंह, भिखारीदास। इनमें से कौन रीतकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ग्वाल जी को रीतकाल का अंतिम कवि इनमें से माना जाता है। अगला प्रश्न है रीतकाल में किस रस की प्रधानता है? बताना है आपको। भक्ति, हास्य, श्रृंगार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सबको पता है रीतकाल का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है गोप पच्चीसी रचना किसकी है? ग्वाल, बोधा, पद्माकर, राम सिंह। गोप पच्चीसी ये किसकी रचना है? तो ग्वाल कवि की रचना है गोप पच्चीसी। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है पंचाध्यायी व सुजान विलास किसकी रचनाएं हैं? सोमनाथ, रसिक, गोविंद, गुमान मिश्र, इनमें से कोई नहीं। पंचाध्यायी और सुजान विलास ये किसकी रचनाएं हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? सोमनाथ की रचना है पंचाध्यायी और सुजान विलास। अगला प्रश्न प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है? देव, मंडन, आलम, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम चंद्रिका ये रचना किसकी है? देव कवि की। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रीति पावस के रचनाकार कौन है? प्रीति पावस, घनानंद, रत्नाकर, दूल्हा, रसलीन। तो प्रीति पावस ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? घनानंद जी की। अगला प्रश्न है श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। तो श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका ये सभी रचनाएं किसकी हैं? द्विजदेव जी की। किसकी? द्विजदेव की। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है क्या कहा जा रहा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है उसे आपको बताना है। देखते हैं हम लोग इनमें कौन सा असत्य है। तो प्रेमचंद्र का देव की रचना ये सही है। पंचाशिखा मतिराम की रचना है, सही है। श्रृंगार मंजरी ये भी क्या है? चिंतामणि की रचना, सही है। जो गलत है आपका ये व्यंग्यार्थ कौमुदी ये बेनी प्रवीण की नहीं बल्कि प्रताप शाही की रचना है, इसलिए आपका यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कुंदन को रंग फीको लगाए, ये पंक्ति किस कवि की है? बोधा, आलम, बिहारी, मतिराम। कुंदन को रंग फीको लगाए झलका अति अंगन चार ओराई, ये पंक्ति किसकी है? मतिराम जी की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास, भाव विलास किसकी कृतियां हैं? घनानंद, मतिराम, देव, इनमें से कोई नहीं। तो रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो आपका उत्तर होगा देव कवि जी की। अगला प्रश्न है संसार ही में समीर गयो और पंक्ति किसकी है? देव, घनानंद, भूषण, इनमें से कोई नहीं। शासन ही में समीर गयोवरु ये पंक्ति किसकी है? तो आपका जवाब होगा देव जी कहते हैं शासन ही में समीर गयोवरु। अगला प्रश्न है द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत पंक्ति किस रीत सिद्ध कवि की है? बिहारी, घनानंद, भूषण, मतिराम। तो इनमें से जो है एक ही रीत सिद्ध कवि है, उनका नाम है बिहारी और उन्हीं की पंक्ति है ये द्रग उर्झत टूटत कुटुम। अगला प्रश्न है देव चरित्र के रचनाकार हैं बोधा, भिखारीदास, देव, घनानंद। देव चरित्र ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? तो आपका जवाब होगा देव जी की है देव चरित्र। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? बिहारी सतसई, रस रहस्य, भाषा भूषण, इनमें से कोई नहीं। यानी मुक्तक काव्य की रचना कौन होगी? तो उत्तर होगा बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है विचार कीजिए क्या कहा जा रहा है इसमें? कौन से कथन सही है? ये जो है आपको
बताना है कौन से कथन सही है। तो देखते हैं हम लोग। रीतिबद्ध कवि देव हैं, ये तो सही है। बिहारी रीति सिद्ध कवि, ये भी सही है। रीतिमुक्त कवि भूषण गलत, भूषण रीतिबद्ध में है। भूषण बीरस के कवि हैं, भूषण बीरस के कवि, ये बात तो सही है। तो इसमें क्या है, 1 2 4 सही होगा, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं है। 1 2 4 सही होगा इसमें। रीतिबद्ध कवि देव भी हैं, रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं और भूषण बीरस के कवि हैं। ये 3 बातें सही हैं, 1 2 और 4, यही आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। बिहारी सतसई के रचनाकार हैं। पद्माकर, घनानंद, बिहारी, इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी सतसई आप सभी को पता है किसकी रचना है, बिहारी जी की है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किसने किया है? पंडित परमानंद, मुंशी देवी प्रसाद, बिहारी कवि, इनमें से कोई नहीं। श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद जो है किसने किया है? तो पंडित परमानंद जी ने। अगला प्रश्न है। बिहारी के दोहों में मुख्यतः कौन सा रस है? वीर, शोक, हास्य, श्रृंगार। तो आप सभी जानते हो बिहारी के दोहों में कौन सा श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। बिहारी कवि का सबसे प्रामाणिक और मार्मिक संस्करण किस कवि ने निकाला है? पद्माकर, मानसिंह, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी कवि का सबसे प्रामाणिक और मार्मिक संस्करण किसने निकाला है? तो आपका जवाब होगा रत्नाकर जी ने। अगला है। बिहार किसकी रचना है? अंबिका चरण व्यास, पद्माकर, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी बिहार ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? अंबिका चरण व्यास जी की बिहारी बिहार। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या करना है आपको? यहाँ पे अब करना है आपको मिलान, यानी रचनाकारों के साथ रचनाओं को मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन सी रचना है? सबसे पहले हैं भिखारी दास। तो भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। फिर हैं आपके सोमनाथ की रचना है सुजान विलास। फिर दूल्हा की रचना है कविकुल कंठाभरण। और प्रताप शाही की रचना है श्रृंगार मंजरी। तो भिखारी दास की काव्य निर्णय, सोमनाथ की सुजान विलास, दूल्हा की कविकुल कंठाभरण, प्रताप शाही की श्रृंगार मंजरी आपका सही मिलान हो गया है। और कूट के रूप में आगे देखेंगे तो विकल्प भी आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको मिलान करना है। देखते हैं कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले है रसलीन की रचना कौन सी है? अंगदर्पण। फिर है बेनी प्रवीण की रचना है श्रृंगार भूषण। पद्माकर की जगन विनोद और आलम केल की आलम है। यानी श्रृंगार भूषण जो रचना है ये किसकी है? बेनी प्रवीण जी की है। बाकी आप सब जानते हो किसकी है। तो इसके लिए आपका कौन सा सही उत्तर होगा? आगे कूट के रूप में विकल्प सी जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमेलित करना है आपको, रचनाओं का मिलान करना है रचनाकारों के साथ। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है? रसनिधि जी हैं। रसनिधि की रचना कौन सी है? रतन हजारा रसनिधि की है। घनानंद की कौन सी रचना? इश्कलता है। फिर जोधराज की रचना हमीर रासो है। गुरु गोविंद सिंह की रचना चंडी चरित्र है। इसमें 2 आप जानते हैं पहले से, 2 आपको नई लग रही, यानी रसनिधि की रतन हजारा और जोधराज की हमीर रासो और घनानंद की इश्कलता, गुरु गोविंद की चंडी चरित्र आपको पता है। कूट के रूप में आगे आपका विकल्प सही जवाब होगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी क्या करना है आपको? करना है मिलान। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। सबसे पहले है हठी जी की रचना है राधा सुधा शतक, हठी जी की है। फिर बोधा की कौन सी रचना है? इश्कनामा है। ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक है और सुजान चरित्र सूदन की है। मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमेलित करिए। यहाँ भी आपको मिलान करना है, बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले नागरी दास हैं। नागरी दास की रचना है इश्क चमन। फिर द्विजदेव की रचना कौन सी है? श्रृंगार लतिका। रसखान की रचना प्रेम वाटिका और महाराज विश्वनाथ सिंह की जो है आनंद रघुनंदन है। सही मिलान हो गया और कूट के रूप में आगे इसमें विकल्प भी आपका आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सुमेलित करना है आपको। यहाँ भी देखते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की रचना कौन सी है? सुदामा चरित्र है। फिर आपके हैं मंडन जी। मंडन की रचना कौन सी है? रस रत्नावली। फिर नेवाज जी हैं। नेवाज जी की रचना कौन सी है? शकुंतला। फिर थान कवि की है दलेल प्रकाश। नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र, मंडन की रस रत्नावली, नेवाज की शकुंतला और थान कवि की दलेल प्रकाश है आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में इसमें आपका विकल्प जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले है बेनी बंदीजन। बेनी बंदीजन की रचना कौन सी है? रसविलास है। फिर है आपके करण कवि। करण कवि की रचना कौन सी है? साहित्य रस है। फिर है सबल सिंह चौहान। सबल सिंह चौहान की रचना कौन सी है? महाभारत है। और ब्रंद कवि की रचना है श्रृंगार शिक्षा। यानी बेनी बंदीजन की रसविलास, करण कवि की साहित्य रस, सबल सिंह चौहान की महाभारत, ब्रंद कवि की श्रृंगार शिक्षा, ये आपका मिलान हो गया और कूट के रूप में आपका विकल्प सी इसमें जवाब है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न सामने है। यहाँ भी आपको मिलान करना है। देखते हैं कौन सी रचना है किसकी। तो सबसे पहले हैं गणेश कवि। गणेश कवि की रचना कौन सी है? प्रद्युम्न विजय। फिर हर नारायण जी है। हर नारायण जी की रचना कौन सी है? बैताल पच्चीसी। फिर ब्रजवासी दास है, इनकी रचना है ब्रजविलास। और बाबा दीन दयाल गिरी की रचना है नियुक्त कल्पद्रुम। यानी गणेश कवि की प्रद्युम्न विजय, हर नारायण की बैताल पच्चीसी, ब्रजवासी दास की ब्रजविलास और बाबा दीन दयाल की अनियुक्त कल्पद्रुम आपका मिलान हो गया और कूट के रूप में आगे विकल्प डी इसमें जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमेलित करना है, रचयिता और रचनाकारों के साथ में आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले हैं पद्माकर जी। पद्माकर की रचना गंगा लहरी है। फिर पजनेश जी हैं। पजनेश की रचना पजनेश प्रकाश है। फिर यशोदानंदन जी हैं। यशोदानंदन की रचना है कौन सी? तो यशोदानंदन जी की रचना है आपकी बरवय नायिका भेद और भान कवि की रचना है राजविलास। इनमें बरवय नायिका भेद पजनेश यानी यशोदानंदन की और भान कवि की राजविलास से आपके लिए नई है, ध्यान में रखना है। और सही जवाब कौन सा होगा? विकल्प बी कूट के रूप में आगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमेलित करना है, यहाँ भी आपको रचयिताओं के साथ में मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले हैं आपके चिंतामणि जी। चिंतामणि की रचना कौन सी है? इनमें से रामायण है। चिंतामणि की रचना है रामायण। फिर आपके हैं कृपाराम जी। तो कृपाराम की रचना कौन सी है? तो कृपाराम की रचना है रसतरंगिणी। फिर आपके केशवदास की कविप्रिया है और मोहनलाल मिश्र की श्रृंगार सागर। चिंतामणि की रामायण है, कृपाराम की रसतरंगिणी, केशवदास की कविप्रिया, मोहनलाल मिश्र की श्रृंगार सागर है। ये आपका मिलान हो गया है। और इसमें कौन सा आपका कूट सही होगा? विकल्प के रूप में उत्तर बी होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान। देखते हैं कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले हैं आपके पुहकर कवि। पुहकर कवि की रचना कौन सी है? रसरतन। फिर हैं करनेश जी। करनेश की रचना कौन सी है? कर्णाभरण। रहीम की रचना रहीम सतसई। जसवंत की भाषा भूषण। पुहकर कवि की रसरतन और करनेश की कर्णाभरण, रहीम की रहीम सतसई, जसवंत सिंह की भाषा भूषण। और इसमें कूट के रूप में आगे आपका विकल्प डी जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको सुमेलित करना है कौन सी रचना किसकी है। देखते हैं। तो सबसे पहले है मुबारक जी। मुबारक जी की रचना है तिलक शतक। फिर है सेनापति जी की। सेनापति की रचना कौन सी है? कवित रत्नाकर। बनारसी दास जैन की रचना कौन सी है? तो बनारसी दास जैन की रचना है नाममाला और मतिराम की है छंदसार। यानी मुबारक की तिलक शतक, सेनापति की कवित रत्नाकर, बनारसी दास जैन की नाममाला और मतिराम की छंदसार है। ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प डी इसमें आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान। तो सबसे पहले है भूषण जी। भूषण की रचना इसमें कौन सी है? तो शिवराज भूषण है। फिर देव की रचना कौन सी? भावविलास है। बिहारी की बिहारी सतसई और कुलपत मिश्र की रस रहस्य है। मिलान हो गया और विकल्प ए इसमें कूट आपका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमेलित कीजिए कौन सी रचना किसकी है, बताना है आपको फटाफट से। तो सबसे पहले है कुलपत मिश्र। कुलपत मिश्र की रचना कौन सी है? रस रहस्य है। फिर सुखदेव मिश्र हैं। सुखदेव मिश्र जी की रचना कौन सी है? वृत्त विचार है। फिर श्रीधर यानी मुरलीधर जी हैं। श्रीधर की रचना
कौन सी है, तो इनकी है जंगनामा। फिर कालिदास त्रिवेदी की है जंजीराबंद, यानी कुलपत मिश्र की रस रहस्य, सुखदेव मिश्र की वृत्त विचार, मुरलीधर की जंगनामा, कालिदास त्रिवेदी की जंजीराबंद है। तो ये आपका सही मिलान और कूट आगे आपका विकल्प भी उत्तर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। मिलान करना है रचयिताओं का रचनाकारों के साथ में। तो सबसे पहले कौन है, श्रीपत जी हैं। इनमें से श्रीपत जी की रचना कौन सी है, रस सागर श्रीपत की है। फिर गोरेलाल कवि हैं, गोरेलाल कवि की रचना है कौन सी, छत्र प्रकाश। फिर जो है तोषनिधि हैं, तोषनिधि की रचना कौन सी है, रचना तोषनिधि की, तो तोषनिधि की है सुधा निधि। फिर ग्वाल कवि की रसिकानंद है, यानी श्रीपत की है रस सागर, श्री गोरेलाल कवि की छत्र प्रकाश है, तोषनिधि की सुधा निधि है, ग्वाल कवि की रसिकानंद है। आपका मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प डी उत्तर होगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है अब मिलान। क्या करना है, मिलान करना है कौन सा क्रम जो है रचनाओं का सही से आएगा प्रकाशन वर्ष के आधार पर। तो इसके लिए जो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए होगा। कौन सा इस प्रश्न के लिए विकल्प है, यानी पहले रसिक प्रिया, फिर कवि प्रिया, फिर रतन बावनी, उसके बाद में जहांगीर जस चंद्रिका। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है, कवियों को कालक्रम के अनुसार लगाना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने है, बताना है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो कौन सा होगा इसमें आपका सही जवाब, विकल्प सी माना जाएगा। कौन सा विकल्प सी, यानी पहले केशवदास, फिर मतिराम, उसके बाद बिहारी, उसके बाद में घनानंद। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको कालक्रम निर्धारित करना है कवियों का, बताना है कौन पहले आएगा कौन बाद में रहेगा, निर्धारित करना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या होगा विद्यार्थियों, विकल्प बी होगा। यहाँ भी पहले केशवदास, घनानंद, फिर भिखारीदास, फिर पद्माकर, क्योंकि केशवदास सबसे पहले आते हैं रीतकाल में, इसलिए वो जिस विकल्प में होंगे आप समझ लीजिए वही सही जवाब आपका होने वाला है ऐसे प्रश्नों में। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी आपको कालक्रम के अनुसार मिलान करना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब विद्यार्थियों, यानी कि विकल्प सी इसका उत्तर होगा। कौन सा, विकल्प सी, क्योंकि पहले बिहारी आएंगे, फिर आलम आएंगे, फिर भूषण आएंगे, उसके बाद में भिखारीदास आएंगे। अगला प्रश्न है, इन कृतियों को जो है आपको क्रम से लगाना है। रचनाएं हैं रीतकाल की, सभी रचनाएं रीतकाल की हैं और आपको क्रम से लगाना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी पहले नयन पचीसी, फिर पवन पचीसी, फिर श्रृंगार शिक्षा, उसके बाद में यमक सतसई। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, असत्य कथन का आपको चयन करना है। क्या करना है, असत्य कथन का आपको करना है चयन, यानी कि इसमें से गलत कौन सा है। तो देखते हैं हम लोग। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काव्य धारा के लिए श्रृंगार काल नाम दिया, ये तो है सही। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रीत काल को काव्य काल कहा है, तो यानी ये भी बात है सही, राम कुमार वर्मा ने रीत काल को काव्य काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने इसे रीत काल कहा, यह भी सही है। गलत क्या है आपका, विकल्प डी, यही आपका गलत है। क्या है इसमें, आचार्य हजारी प्रसाद कलाकाल जो है नहीं कहते हैं, इसलिए गलत, क्योंकि कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित पंक्ति किसकी है। सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिबे के जोग, सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिबे के जोग, भूषण, घनानंद, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है ये पंक्ति विद्यार्थियों, भूषण जी की है। किसकी है, भूषण की, सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिबे के जोग। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसमें करना है आपको मिलान। क्या करना है, इस प्रश्न में आपको करना है मिलान, यानी कौन सी रचना किस कब की है। तो सबसे पहले है श्रृंगार सागर। क्या रचना का नाम है, श्रृंगार सागर। ये किसकी है, मोहनलाल मिश्र की है श्रृंगार सागर। फिर ललित लला मतिराम की है, प्रबोध पचासा पद्माकर ही, रस रत्नावली मंडन की। इसमें 2 रचनाएं आपके लिए थोड़ा नई हो सकती हैं बार बार देखने में, रस रत्नावली मंडन की और श्रृंगार सागर मोहन मिश्र की, और बाकी आप लोग जानते हैं। और इसमें सही मिलान कर दिया गया है कूट के रूप में, आपका विकल्प ए इस प्रश्न में सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको करना है मिलान। तो चलिए हम लोग करते हैं मिलान। सबसे पहले चंडी चरित्र,
ये रचना किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की है। राम रसायन पद्माकर है की है, सिद्धांत सार केशव की है, रामचंद्रिका। ये गड़बड़ जा रहा है इसमें, फिर से देखते हैं हम लोग, एक बार मिलान करते हैं। यानी क्या है? चंडी चरित्र ये गुरु गोविंद सिंह की है, राम रसायन ये किसकी है? तो राम रसायन पद्माकर की है, सिद्धांत सार जसवंत सिंह की है, रामचंद्रिका केशवदास की। अब आपका सही मिलान हो गया है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह और राम रसायन ये है पद्माकर जी की है, सिद्धांत सार ये आपके जसवंत सिंह जी की है, और रामचंद्रिका केशवदास की है। और कूट के रूप में इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प भी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। असत्य कथन को आपको छांटना। असत्य कथन आपको कौन सा है बताना है। देखते हैं हम लोग कौन सा गलत है। रस प्रबोध रसलीन की रचना है, ये तो है सही। श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता रीतकाल में रही, ये भी है सही। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम है, ये भी है सही। गलत क्या है आपका? विकल्प डी, इश्कनामा के रचयिता आलम नहीं बल्कि बोधा की रचना है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए, यानी रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, ललित लाम। पूछा जा रहा है कौन सी रचनाएं केशव की है। तो इनमें जो है रसिक प्रिया भी है, विज्ञान गीता भी है, रतन बावनी भी है, यानी 1, 2, 3 आपका विकल्प ए इसमें सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसका मत है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है? राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य शुक्ल। तो कौन कहता है? जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई दूसरी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है। किस कवि की जन्मस्थली बांदा है? रतन सेन, पद्माकर, बिहारी, बोधा। इनमें से किसकी जन्मस्थली बांदा है? तो ये पद्माकर का जन्म स्थान कहाँ होता है? बांदा जिले में होता है पद्माकर का जन्म। अगला प्रश्न आपके सामने है। पद्माकर का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? बताना है आपको। अलीजाह प्रकाश, रस निरूपण, शिवराज भूषण, श्रृंगार शिक्षा। इनमें से कौन सा ग्रंथ जो पद्माकर जी का शास्त्रीय विवेचन संबंधी ग्रंथ है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, यानी अलीजाह प्रकाश जो है ये पद्माकर की रचना है और शास्त्रीय विवेचन संबंधी ग्रंथ है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ क्या करना है आपको? सुमेलित करना है, बताना है क्या इसमें पूछा जा रहा है। जो प्रेस है वो प्रेस कौन सी प्रेस कहाँ पर स्थापित है? देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है? भारत जीवन प्रेस। तो भारत जीवन प्रेस ये कहाँ पर थी? काशी में थी। नवल किशोर प्रेस ये लखनऊ में थी। नागरी प्रचाणी ये काशी में थी। वेंकटेश्वर बम्बई में थी। तो ये आपका है सही जवाब, यानी भारत जीवन प्रेस जो है वो काशी में है, सही है। नवल किशोर प्रेस ये लखनऊ में है। नागरी प्रचाणी आप सब जानते हो काशी में है। वेंकटेश्वर भी आप लोग जानते हो बम्बई में है। तो ये आपका जो है सही मिलान हुआ, और कूट इसमें आपका विकल्प उत्तर के रूप में है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित कवियों में से रीत सिद्ध कवि कौन है आपको बताना है। बिहारी, खनानंद, मतिराम, तोश। आप सबको पता है रीत सिद्ध कवि कौन है इनमें से, यानी कि बिहारी जी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जिह चितवत एक बार। पंक्ति किसकी है? बिहारी, रसलीन, भूषण, मतिराम। तो ये जो है पंक्ति किसकी है विद्यार्थियों? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रसलीन की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, पद्माकर, बिहारी, भूषण। तो इनमें से जिसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है उनका नाम क्या है? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, बाकी देव, भूषण, पद्माकर ने लिखे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी, मतिराम। तो सबको पता है बरवै नायिका भेद रचना किसकी है? रहीम दास जी की। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। काल क्रमानुसार रीतिकाल का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है? बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास। तो इनमें से काल क्रमानुसार प्रथम कवि कौन रीतकाल का माना जाता है? केशवदास को। निम्न में से कौन सी विशेषता रीतिकाल की नहीं है? रीतिबद्धता, रीतिमुक्त काव्य की रचना, ब्रजभाषा का क्लिष्ट प्रयोग, अवधि भाषा का प्रयोग। तो जो नहीं है इनमें रीतिकाल की विशेषता, विकल्प डी अवधि भाषा का प्रयोग नहीं रहा। और रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, ब्रजभाषा ये सब आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। रीत की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? चिंतामणि, केशवदास, मतिराम, भूषण। तो रीत की जो अविरल परंपरा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं, उनकी रचना में इनको स्थान दिया है। चिंतामणि से जो है अविरल परंपरा शुक्ल जी मानते हैं रीतकाल की।
अगला प्रश्न आपके सामने है, रीतिकाल का प्रारंभ निम्न में से किस रचना से माना जाता है? चिंतामणिकृत रसविलास से, मतिरामकृत रसराज से, ये भी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रीतिकाल का जो है प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? चिंतामणिकृत रसविलास, मतिराम की रसराज। ये कुछ हमें गड़बड़ प्रश्न लग रहा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपके सामने प्रश्न है, आचार्य केशवदास की रचनाओं को सही कालक्रम से व्यवस्थित करना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने है, बताना है कौन सा क्रम इसमें सही होगा केशवदास की रचनाओं के विषय में। तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब होगा विकल्प ए। कौन सा होगा? विकल्प यानी पहले रसिक प्रिया, फिर रामचंद्रिका, फिर रतन बावनी, फिर जहांगीर जसचंद्रिका। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? मतिराम, पद्माकर, देव सेनापति। तो इनमें से प्रकृति के ऊपर स्वतंत्र रूप से रचना करने वाले कवि कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा? सेनापति जी। कौन है? सेनापति जी। और अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? देव, पद्माकर, बेनी, प्रवीण, रसलीन। तो लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के जो अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं उनका नाम क्या है? पद्माकर जी। ये लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए मॉडल पेपर को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करिए, कक्षा को हाइप कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज कराएं। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जिन्होंने अंत तक सेशन को वॉच किया है। आपने इन सभी प्रश्नों का लाभ लिया होगा जो आपकी आने वाली आगामी समस्त परीक्षाओं में लाभदायक साबित होंगे। कई सारे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे और हम आप सभी को मिलेंगे पुनः से अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।